कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल कहाँ तक पढ़ा था? याद है किसी को? हाँ, प्रोटीन है। नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति। इसमें 3 थे: परित्याग, समाप्त होना और वंचित होना या फिर वंचित किया जाना। परित्याग खुद से छोड़ देना, समाप्ति भी वही है कि गवर्नमेंट समाप्त कर देगी, किया जाना। किसी रीजन से तुम ऐसे काम कर रहे हो कि तुमने मतलब कोई भी बंदा नागरिक ऐसे काम कर रहा है कि उन्हें फिर नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। युद्ध के टाइम में किसी और का साथ देना, किसी दूसरे देश का साथ देना, तो वही वंचित ही कर देंगे। अब है नागरिकता से जुड़े अन्य पक्ष। नागरिकता से जुड़े और कौन कौन से पक्ष हैं? अभी लिखना नहीं है, पहले समझना ही है। नागरिकता से जुड़े अन्य पक्ष मतलब कि हमने कंप्लीटली देख लिया है कि नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ और पक्ष भी हैं कि और किस किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है। तो उसमें से जैसे कि प्लेन या पानी के जहाज में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो बताइए वो किस देश का नागरिक होगा? भारत का प्लेन है लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री है और वहाँ बच्चे का जन्म होता है, तो वो किस देश का नागरिक होगा? इस तरह की चीज़ें भी नागरिकता के अंदर आती हैं। अगर हम वनडे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तो हमने सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें देखी है कि नागरिकता भाग में है, नागरिकता में 5 से 11 तक आर्टिकल हैं और छोटी मोटी चीज़ें कि किस तरह से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादातर इतनी चीज़ें देखते हैं कि या तो वो बंदा यहाँ पर पैदा हुआ, बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ हो, या उसके माँ बाप इंडिया के हों, या फिर दादा दादी नाना नानी इंडिया से हो, तो ही नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन जब हम यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई हमें हर छोटी छोटी चीज़ को देखना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी समुद्र है, समुद्र है या नहीं? सिलेबस तुम देख ही रहे हो, नहीं देख रहे? ये तो देख लो कि कितना डीप नहीं पढ़ा है। सिलेबस आई थिंक आप थे नहीं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब मैं आई थी। राकेश तो था, राकेश तुमने हम तो छुट्टी पर जाते थे, कई बार क्लास में थे, तब भी बताइए। तो यूपीएससी में हमें हर छोटी छोटी चीज़ को देखना होता है। कहते हैं कि बेसिक पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं कहती कि नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बेस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। हमें कुछ भी मतलब नहीं पता है, लेकिन हमारा बेस एनसीईआरटी से बन जाता है। 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारे तो वैसे ही चल रही है ना? 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी कर लो। मेन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कौन सा बच गया? साइंस मेन है। अगर हम यूपीएससी का करते हैं तो साइंस थोड़ा कम है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। अगर हम यूपीएससी का करते हैं तो साइंस थोड़ा कम है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। अगर हम स्टेट पीसीएस का कर रहे हैं या फिर वनडे एग्जाम्स का कर रहे हैं तो साइंस मेन रोल निभाती है। साइंस सबसे ज़्यादा रोल निभाती है अगर हम यूपीएससी का कर रहे हैं। हमारे भाई साहब देखो, स्टेट पीसीएस का ही मैं बता देती हूँ, आपके देखो कितनी लंबी उम्र है, टाइम पे आ गई। क्लास लेते हो शुरू करो, अच्छी बात है। स्टार्टिंग में नहीं भी समझ आए, लेकिन पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ आएगा। एक बार सिलेबस देखो, समझो, दोबारा पढ़ना स्टार्ट करो, दोबारा भी समझ आएगा। तो बहुत टाइम है, 11th में हो, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तो तब तक तो भाई तुम्हें कोई फेल ही नहीं कर सकता।
फिर ज्योग्राफी कर लो और पॉलिटी कर लो, इकोनॉमिक्स कर लो, इस तरह से। लेकिन यूपीएससी वालों के लिए मैन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर इकोनॉमी और फिर साइंस, इसी तरह से है। ठीक है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यूपीएससी वालों का ये है और पीसीएस वालों का ये है कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे क्या है। हाँ सेकंड था ना, थर्ड, फोर्थ। हाँ तो भाई जितना तुम पढ़ते हो वैसे एनसीईआरटी के टॉपिक्स में साथ साथ कवर करवाती चल रही, मैं छोड़ नहीं रही, बट फिर भी तुम्हें देख के करना है भाई, तुम भी देख के करना है। मेरे फोन का सवाल है, उससे भी देख के चलना है कि एनसीईआरटी को तुम साथ साथ करना है कि मेरे पास बच्चों को एनसीईआरटी कवर करनी है। उससे अगर कवर करनी है तो बुक्स मेरे पास हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए ले सकते हो, रखने के लिए पानी के जहाज में जिस बच्चे का जन्म होता है वो बच्चा कहाँ की नागरिकता लेगा? बताइए कैसे कैसे नागरिकता ले सकता है वो बच्चा? जहाज कौन से देश में रजिस्टर है, जहाज कौन से देश का है, ये चीज देखनी पड़ेगी। अगर जहाज यूएसए का है तो उसका रूल क्या है? यूएसए का रूल है कि जहाज जिस देश में फिलहाल है उस देश की नागरिकता मिलेगी। लेकिन हमारे इंडिया और इंग्लैंड का क्या रूल है कि जहाज हमारे देश में रजिस्टर है, हमारा जहाज है, चाहे वो किसी भी देश में नागरिकता हमारे देश की ही हो, क्योंकि वो हमारे जहाज में है। ठीक है? जस्ट सोली का मतलब मैंने आपको समझाया था, इसका सिद्धांत क्या है? जस्ट सोली का सिद्धांत है हमारी जमीन पर, हमारी मिट्टी में जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो भी हमारे देश का नागरिक होगा। बताया था मैंने, नहीं बताया था? और इसमें जो नागरिकता से जुड़े अन्य तथ्य हैं, इसमें दो ऑप्शन और देते हैं कि माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना कंपल्सरी है। अगर बाहर रहता है और बाहर बच्चे ने जन्म लिया है इंडिया के बाहर, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट दिन चल रहा है, तीसरा दिन है आज, तो क्लास का मतलब इसका खत्म होने वाला है, तो तुम्हें थोड़ा कम समझ जाएगा, है ना? हाँ, क्योंकि तुम लोग मैम मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, किसी भी क्लास को समझने के लिए स्टार्टिंग जरूरी है। हम बेस तो स्टार्टिंग में ही कवर करते, बाकी तो अच्छे से क्लास को थोड़ा बहुत तो समझ आएगा। अब कंटिन्यू क्लास करें। ये तो हमको समझ आ रहा है, पर साइंस में हमको ये नहीं पहले साइंस में तो साइंस की भी क्लासेस साइंस में अंदर जबरदस्ती हुआ है साइंस की मुझे समझ नहीं आती। अरे मैं बहुत आलोक सर ने जो आदमी मेरा वो गया भाई नॉन मेडिकल। चलो कोई नहीं। अब देखते हैं राष्ट्रीय मंडल में नागरिकता का क्या महत्व है। राष्ट्रमंडल में नागरिकता का क्या महत्व है? राष्ट्रमंडल के थ्रू हम नागरिकता कैसे ले सकते हैं? ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ जो देश हैं, ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ जो देश हैं, उनसे जुड़े जो भी नागरिक हैं, उन देशों से जुड़े जो भी नागरिक हैं, उन्हें नागरिकता तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक स्पेशल दर्जा मिलेगा, एक विशेष प्रकार का दर्जा मिलेगा कि भाई कॉमनवेल्थ के ये देश हैं, इन देशों में क्या होना चाहिए, देशों के नागरिकों को या तो वीजा फ्री कर देना चाहिए, मतलब स्पेशल दर्जा कुछ भी दे सकते हैं, जो मैं कह रही हूँ वो जरूरी नहीं है, या फिर वहाँ रहने के लिए कोई स्पेशल प्रबंध किए जाएं, इस तरह से दे देते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति क्या है? भारत भी कॉमनवेल्थ जो देश हैं उन देशों को पहले स्पेशल दर्जा देता था, लेकिन 2003 के बाद इस चीज को निरस्त कर दिया। भाई कॉमनवेल्थ में बहुत सारे देश हैं, अगर सबको स्पेशल दर्जा देगा तो क्या अपनी इकोनॉमी को डुबाना है? कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कितने सारे हैं,
वीजा नहीं लेंगे, पासपोर्ट नहीं बनवाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी किसके थ्रू चलती है? हमारे थ्रू चलती है। चलती है नहीं चलती? देखो, रोड टैक्स भर रहे हैं, हाउस टैक्स भर रहे हैं, कितने सारे टैक्स हैं। इधर तो मुझे रटेंगे हैं, हाउस टैक्स भरा जाता है, हाउस टैक्स है, इनकम टैक्स भरा जाता है, चालान, ये सब गवर्नमेंट के पास ही तो जाते हैं। हाँ, कोई अगर पुलिस वाला बीच में कोई चालान वैसे फर्जी काट दे, बात अलग है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स चालान होते हैं, ऑनलाइन चालान होते हैं, वो सारी की सारी पेमेंट गवर्नमेंट के पास होती है, ना कि कहीं हो। तो हमारे भारत ने क्या किया था कि कॉमनवेल्थ देशों के लिए पहले स्पेशल दर्जा था, लेकिन 2003 के बाद उस स्पेशल दर्जे को खत्म कर दिया कि अब किसी देश के लिए कोई स्पेशल दर्जा नहीं है। और भारत ने क्या किया? एक राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया है या नहीं? आधार कार्ड राष्ट्रीय पहचान पत्र भी तो है। देखो, हम फैमिली आईडी वाला सिस्टम आई थिंक सिर्फ हरियाणा में है, किसी और देश में, किसी और स्टेट में शायद नहीं है। यूपी में है फैमिली आईडी? नहीं है ना? क्या बन रही है? कहाँ की? वो बात अलग है, लेकिन यूपी में फैमिली आईडी सिस्टम नहीं है, ये हरियाणा में है। लेकिन राष्ट्रीय पहचान पत्र का मतलब है आधार कार्ड हर जगह मिलेगा। छोटा बच्चा, अब तो बच्चा पैदा हुआ है और 1 महीने बाद आधार कार्ड बन जाता है, तभी की तभी अप्लाई कर देते हैं। आधार प्रोटेक्शन टाइम में मुझे इसलिए पता है, मैं वीडियो बना था। ये 2003 में जो संशोधन किया गया था, उसके थ्रू धारा 14A, हमें ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय पहचान पत्र कौन से संशोधन के थ्रू और कौन सी धारा के थ्रू चालू हुआ था। तो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 धारा 14A 14A के थ्रू राष्ट्रीय पहचान पत्र की शुरुआत हुई थी, जिसमें हम आधार कार्ड नहीं लिखेंगे, हम राष्ट्रीय पहचान पत्र ही लिखेंगे। ठीक है, नेशनल आईडी ही लिखेंगे, नेशनल आईडी है भाई वो। और इसमें एक निश्चित प्रक्रिया स्टार्ट की गई, जिसमें क्या किया गया, देखिए इसकी शक्ति केंद्र के पास थी, जिसमें क्या किया गया कि हर नागरिक के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हर नागरिक इंडिया में जो पैदा हो गया उसके लिए पंजीकरण पैदा होते ही कराना अनिवार्य है। किसी भी हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म हो गया, साथ साथ बच्चे का जन्म सर्टिफिकेट और साथ साथ ही आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया जाता है। पहले नहीं था ऐसा, हम लोगों का तो बड़े होते आधार कार्ड बनाया भाई, पहला ही फोटो था जो तक आधार कार्ड लगा हुआ है। लेकिन अब क्या है, अब 2003 के बाद जन्म लेते ही बच्चे के आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। वैसे अच्छी बात है, वरना हम लोग क्या करते थे, ढूंढते ढूंढते थे अपने डॉक्यूमेंट, कहाँ से आधार कार्ड बनाए, किससे आधार कार्ड बनाए, ये नहीं पता हमारा जन्म कहाँ हुआ है। मान लो मैं यूपी में पैदा हुई हूँ, अब मैं कहाँ से लाऊंगा आपके डॉक्यूमेंट्स? पहले कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी तो थी, तो वही इंसान कहाँ से लाए जन्म प्रमाण पत्र? मेरा अभी तक भी नहीं है। सीरियसली मुझे जरूरत पड़ेगी ना, तो मुझे अपने गाँव में आने पर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ये बेस्ट है फिलहाल के लिए। राकेश, नितिश, एक बार बाहर बैठ जाओ, जाके आराम से बात करो। ऐसा है ना, हमारी बातें कंप्लीट होती नहीं है। पता है बेटा, क्लास चल रही है, नहीं समझना तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो मना नहीं करती। कभी मैंने किसी को कहा है कि क्लास में जबरदस्ती आओ? आप लोगों की मर्जी है, पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो सर के पास बैठ जाओ, जाके आराम से बातें बनाते रहना। हमारे जैसा है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रहे हो तो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन क्लास में थोड़ा कम डिस्टर्बेंस करो। अब है विदेशी निवासियों के लिए कौन से स्पेशल दर्जे दिए गए हैं इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा। पहले मैं समझा रही हूँ, फिर मैं लिखवाऊंगी। ज़्यादा नहीं तुम इतना कर लिया करो कि आधा पौने घंटे की क्लास समझाने की चलती है, उसे समझ लिया।
बाकी तो बेचन मत करा दिया से बात है नोट्स अरे निवन सर ने मेरे नोट्स दे दिए हमको जैसे इधर दे मतलब देती नोट्स कल मंगवाएगा वो मेरे से बात पूछ सकते हैं? टॉपर नोट्स हाँ हाँ। एक बात पूछ सकते हैं आपसे? हाँ पढ़ा हुआ सुनने परमिशन लेके स्पेशली बात सुनने के लिए बोला है तो भाई अब तो कहना पड़ेगा कि सुन एनआरआई का प्रोसेस मैंने आपको बताया था तो एनआरआई क्या थे 182 दिन इतना पढ़ने का जरूरी है। बाकी दिन कहीं भी रह सकते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये अनिवासी भारतीय होंगे भारत में ना रहने वाले भारतीय होंगे 6 महीने भारत में रहेंगे 6 महीने भारत से बाहर रह सकते हैं जैसे हमारे पास भी अनिवासी क्लास का बच्चा है समझ गया वो आधे टाइम क्लास में रहते हैं हमारे भाई साहब का एनआरआई बोला करो भाई है ना लो माइंड मत करना कोई दिक्कत नहीं है हम कुछ नहीं करेंगे ऐसे बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं नहीं ऐसे राकेश भी अच्छा है कभी कभी गुस्सा हो जाता है एनआरआई का मतलब है कि आधे टाइम देश में रहना साल में और आधे टाइम देश से बाहर रहना ऐसे कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं बताओ कौन कौन से अधिकार मिले हैं कौन कौन से राइट्स हैं एनआरआई के पास वोट दे सकता है जरूरत होगा वोट दे सकता है चुनाव लड़ सकता है सारे काम करता है आम नागरिक कर सकता हाँ लेकिन ये भी बेटा जो राष्ट्रपति वगैरह के वो हैं उनमें इसको भी थोड़ा सा अलग रखा जाता है क्योंकि वो एनआरआई है और पीआईओ का मतलब क्या है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन का मतलब है भारतीय मूल का व्यक्ति भारत में जन्मा नहीं है लेकिन भारतीय मूल का व्यक्ति है इससे क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं एक बार वीजा बनवाने के बाद 15 सालों तक वीजा फ्री कोई वीजा बनवाने की जरूरत नहीं है और वो भारतीय मूल का है उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या फिर भारत का नागरिक रहा हो जन्म ही जरूरी नहीं है या फिर भारत का कभी भी नागरिक रहा हो तो ये होंगे हमारे पीआईओ लेकिन पीआईओ की फैसिलिटी हाँ चुनाव नहीं लड़ सकते मतदान नहीं दे सकते और किन किन देशों को पीआईओ की फैसिलिटी नहीं मिलती है हमारे पड़ोसी देश हैं जो म्यांमार को छोड़ करके किसी भी देश को हम पीआईओ का सदस्य नहीं बनाएंगे जिसमें से अफगानिस्तान पाकिस्तान नेपाल भूटान चाइना श्रीलंका बांग्लादेश ये सारे के सारे देश इसमें नहीं है पीआईओ के स्पेशल दर्जे में नहीं है भाई 2002 में एक स्कीम आई पीआईओ के लिए है ना पीआईओ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई और जब ये आते हैं इन्हें 180 दिनों के अंदर पंजीकरण कराना होता है लेकिन ओसीआई के जो लोग हैं उन्हें पंजीकरण नहीं कराना होता ओसीआई का मतलब है समुद्र पारीय व्यक्ति समुद्र पारीय व्यक्ति पीआईओ क्या क्या दर्जे नहीं है क्या क्या नहीं कर सकता पीआईओ खेती नहीं कर सकता जमीन नहीं खरीद सकता पर्वतारोहण नहीं कर सकता हमारे इंडिया की परमिशन से इंडिया के किसी पर्वत पर पर्वतारोही नहीं बन सकता पर्वत पर नहीं चढ़ सकता अनुसंधान कार्य नहीं कर सकता अपनी मिशनरी को भारत में नहीं ला सकता ये सारी चीजें मतदान नहीं कर सकता चुनाव नहीं लड़ सकता और संवैधानिक पदों पर इसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती संवैधानिक पद कौन से हैं बड़े बड़े पदों पर इसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती इसकी पीआईओ देखो हमारे देश का नहीं है दूसरे देश का है सिर्फ नागरिकता नहीं है उसके पास सिर्फ क्या है पीआईओ कार्ड है उसके पास कि हाँ थोड़ी बहुत फैसिलिटी ढूंढ सकता है 15 साल के लिए वीजा है एक बार वीजा बनवाया 15 साल की वीजा बनवाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर वो भारत का नागरिक तो नहीं है भारतीय मूल का ही तो है साथ साथ पीआईओ ओसीआई क्या है
ओसीआई नागरिकता अधिनियम में धारा 7 के अंतर्गत कैसे लेकर गया तक इसमें प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी हम इतना डीपली पढ़ रहे हैं, फिर भी ये बेसिक है, बस फिर भी ये बेसिक है। हम क्या हर छोटी चीज को इसमें पढ़ रहे हैं, हर धारा को हम पढ़ रहे हैं कैसे नहीं, हमारे और सिलेबस है धारा, हाँ पुलिस वगैरह के एग्जाम्स में आती है, तो तुम्हें तो देना है निर्देश, पुलिस वगैरह का एग्जाम देना है, हम कर लेंगे पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस तरह से क्लास को लेकर चलूँगी ना, तुम्हारा लॉस हो या इनका लॉस हो, ये नहीं है कि भाई सिर्फ यूपीएससी वालों को फोकस करना नहीं, मेरे पास सारे बच्चे हैं तो सब पर फोकस करना है, ठीक है। ओसीआई के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कोई भी व्यक्ति या उसके कोई भी व्यक्ति, उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इनमें से कोई भी भारत का नागरिक होगा तो उसे ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। कौन से देशों को छोड़, पीआईओ में 7 देश थे हमारे, लेकिन ओसीआई में सिर्फ 2 देशों को छोड़कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हमें इस चीज पर फोकस करना है, पीआईओ में 7 देश हैं उन्हें छोड़ करके, लेकिन ओसीआई में 2 देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर हम कहना चाहें तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान थे या पहले नहीं थे, पूर्वी पाकिस्तान था, पहले बांग्लादेश। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी देशों को ओसीआई की नागरिकता होगी। अच्छा, इसके लिए ओसीआई के लिए क्या क्या सुविधाएं बेटा मैंने बताया था आपको, हाँ ओसीआई की नागरिकता को हम किस तरह से रद्द कर सकते हैं, बताइए। ओसीआई की नागरिकता को हम किस तरह से रद्द कर सकते हैं, कोई बता सकता है? जिस तरह से हम किसी भारत की नागरिकता को रद्द कर सकते हैं, उसी तरह से हम ओसीआई, कोई बंदा है भाई ओसीआई कार्ड लेके आ है हमारे इंडिया में, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर वो किसी दुश्मन देश का है, किसी मकसद से आया है, भारत के खिलाफ कुछ करने के उससे आया है, किसी युद्ध में दूसरे देश का साथ दे रहा है, जिस युद्ध में हमारा इंडिया शामिल है, उस युद्ध में हमारे इंडिया का साथ ना देकर दूसरे देश का साथ देना है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो इन सब के थ्रू हम क्या करेंगे, ओसीआई कार्ड को रद्द कर सकते हैं। ओसीआई कार्ड से उसी तरह से रद्द होगा जिस तरह से भारत की नागरिकता रद्द हो सकती है, ठीक है। वो अपने आप से भी चाहे तो ओसीआई कार्ड को बंद करवा सकता है, छोड़ सकता है, और हम उसको ओसीआई कार्ड से वंचित भी कर सकते हैं, भाई वंचित कर देंगे। कोई इस क्लास में है, क्लास की मर्यादा का उल्लंघन करता है, क्लास में भी मर्यादा होती है, लड़कियां भी हैं, टीचर्स भी हैं, और कोई आके यहाँ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने लग जाए तो क्या क्लास में से बैठने दिया जाएगा? नहीं ना, तो क्लास की मर्यादा हो गई है। अगर इस तरह से करता है वो आदमी, हमारे क्लास की किसी लड़की को गाली देगा कोई बच्चा, ना तो मैं बर्दाश्त करती ना तुम बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारी फैमिली है भाई, तुम लोग बर्दाश्त करोगे ये चीज़? नहीं करोगे, तो क्या कर देंगे हम, उसे सेंटर से निकाल देंगे या नहीं निकालेंगे? ऑफकोर्स निकाल देंगे। हंस रहे हो, अच्छी बात है, बट एक प्रैक्टिकली है कि हमारे सेंटर में कोई किसी टीचर की या किसी लड़की की इंसल्ट करेगा आके, तो तुम्हें से कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भी बताओ भाई, बराबर है सर, मैं ये नहीं कह रही लड़की ना कर, लड़की को ना बताओ, अगर लड़की बदतमीजी करे, किसी लड़के से कुछ कहे, किसी टीचर से कुछ कहे, तो उसे भी बराबर है, रूल सबके लिए बराबर है या नहीं? राकेश, रूल सबके नहीं? हालांकि मुझे
लेकिन गलत लड़कों को समझा जाता है कि लड़की ही गलत है। कोई लड़का गर्लफ्रेंड से मिलने गया, भाई उसके भाई ने पकड़ लिया है उसे, तो लड़की कहती मैं ऐसे नहीं जाती, बुलाया तो लड़की ने है, भाई के पकड़ने पर लड़की उसे नहीं जाती, बेटा बेचारा लड़की की होनी है, होता है या नहीं होता, गलती तो लड़की की है। क्या बेटा? पहले नंबर तो लड़की की गलती, लड़का तो आ जाएगा उसे बुला ले, पहले नंबर तो लड़की की गलती कि उस घर में उसे बुला ले, घर का एड्रेस किसने दिया? सीधी सी बात है, घर का एड्रेस किसने दिया? मान लो किसी को पता भी होता है, दोबारा जब क्वेश्चन आने वाला है, बट हर किसी को नहीं पता होता, तो एड्रेस किसने दिया? लड़कियों ने दिया है ना, तभी तो बिना परमिशन के क्या कोई भी किसी के घर में घुस जाएगा? राकेश के जैसे मस्त होते हैं बच्चे, कोई उनमें सच्चाई होती है, रियली में हंसी आती है लेकिन सच्चाई होती है। हाँ बिना परमिशन के क्यों घुस जाएगा, लेकिन यहाँ बॉयफ्रेंड की बात चलती है। तो भाई ये होता है, इसी तरह से हमारे देश के संविधान का, राष्ट्रीय झंडे का कोई उल्लंघन करता है तो हालांकि हर किसी में इतनी देश के प्रति डरने की वो नहीं होती है, ये सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी में रीच में दिखा दिया जाता है कि झंडा आ रहा है उठ करके और कोई भी आके कूद रहा है और अपने हाथ पैर भी तोड़ के झंडे को सीधा खड़ा कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है कि घरों में भी और रोड पे भी झंडे फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं, होना नहीं चाहिए। देखो भाई गलत है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है, तुम नहीं सेफ रख सकते तो मत खरीदो। उस दिन तो तुम गाड़ियों पे भी लगाएंगे, स्टेटस पे भी लगाएंगे, नेक्स्ट डे गाड़ियों वाले रोड पे गाड़ी के नीचे आए रहते हैं, क्यों? तुम क्या 2 ही दिन हमें हमारे देश के प्रति इतना प्यार आता है, बाकी दिन कहाँ जाता है? तो लोग ये नहीं बोलते हैं, हम स्टूडेंट हैं, इन फ्यूचर हम अच्छा सीखेंगे तो आगे किसी को अच्छा सिखाएंगे, ज़्यादा भी नहीं तो अपने बच्चों को हम सिखा ही पाएंगे नहीं, बड़ा के सस्ता नहीं, बल्कि बड़ा के सस्ता भी नहीं था, है ना? हम सारी चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? स्कूल से सीखते हैं, लेकिन उन्हें हम अपनी लाइफ में उतारते बहुत कम। हमें पता होती है सच्चाई सारी कि क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी वो नहीं करते हैं। सही गलत सबको पता है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं, करते करते जो हमारे प्रॉफिट का है, मैं सबका कह रही इतना नहीं कह रही, इसलिए मैं आपको कर रही हमारे प्रॉफिट का है, मैं ये कह रही कि तुम्हारे प्रॉफिट का है। हम करते क्या है जो हमारे प्रॉफिट का है। तो हमने बात कर ली थी OCI कार्ड की सुविधाएं और OCI कार्ड को कैसे नष्ट कर सकते हैं, कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे रद्द कर सकते हैं। अब एक था असम मामला। असम मामला क्या था? 1966 में या उससे पहले बांग्लादेश से काफी लोग आते थे जिन्हें बांग्लादेश में नागरिकता नहीं मिली, किसी भी रीजन से इंडिया की नागरिकता लेने के मकसद से बांग्लादेश से असम में लोग आ जाते थे। यहाँ से तो कुछ नहीं, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो फिर क्या होता था, इस तरह से असम की संस्कृति नष्ट होती जा रही थी। मान लो हमारे क्लास में सारे एक जैसे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, और हमारी क्लास में इससे भी डबल बेकार बच्चे आ गए, तो हमारे अच्छे बच्चे तो मेरे बच्चे ही नहीं, क्योंकि वो तो आधे रहेंगे, उन्हें कौन पूछेगा? सारी की सारी चीज़ें तो जो दूसरे बच्चे आए हैं उनकी चलेगी। तो इस तरह से असम से ज़्यादा पब्लिक बांग्लादेश की पहुंची थी। तो क्या हुआ भाई, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका रहन सहन सारा बिगड़ गया था।
लोगों की पहचान की जाए, असम के लोगों की पहचान की जाए डॉक्यूमेंटेशन से। मान लो असम में कोई बच्चा रह रहा है तो उसकी स्कूलिंग भी असम की है। अगर वो असम का नहीं है तो अपना या अपने पेरेंट्स का कोई आधार कार्ड, कोई स्कूलिंग का कोई भी आईडी दिखाए तो होगा वो असम का है। अदरवाइज वहाँ से वो लोग बांग्लादेश जा सकते हैं। तो इसे कहा असम अकॉर्ड। 1985 में इसका हस्ताक्षर किए गए और असम अकॉर्ड के थ्रू नागरिकता अधिनियम 6A जुड़ा। 6A जुड़ा जिसमें क्या कहा गया कि जो भी असम का बंदा है वो अपना पंजीकरण कराए। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी तुम असम के बंदे नहीं। मान लो आधार कार्ड फर्जी बनवा लिया, मार्कशीट कहाँ से लाएंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स डिजिटल्स कहाँ से लाएंगे, सारे तो फर्जी नहीं बनेंगे। हालांकि बन जाते हैं, अभी मेरे पास कहीं ना जवाब देखिए में बन जाते हैं, मैं बता दूँ फर्जी बन जाता है। अब नहीं बोलेगा फर्जी बन जाते हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट उनका पता लगा सकती है कि फर्जी कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो जो 6A का प्रावधान था असम अकॉर्ड में, जो अधिनियम 6A का प्रावधान था, नागरिकता अधिनियम 6A का प्रावधान था, वो क्या कहता है? वो कहता है कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो लोग यहाँ थे वो असम के नागरिक होंगे, उन्हें असम की नागरिकता मिलेगी। 1 जनवरी 1966। हमें नागरिकता में नई चीजें क्या याद करनी है? कुछ डेट्स याद करनी है, पहले भी आई है ना? डेटों को बहुत ढंग से याद करना है कि कौन सी चीज है, कौन सी डेट है। अब 1 जनवरी 1966 आ गया, इससे पहले के जो भी लोग होंगे, जो भी लोग हैं वहाँ पर वो असम के नागरिक होंगे। लेकिन 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1997 तक, 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1997 तक, इसके बीच जो बांग्लादेश से आए लोग हैं, इसमें से कौन से असम के निवासी और कौन से नहीं, ये कैसे पहचाना जाएगा? उन्हें अगर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दे भी दिए तो भी उन्हें क्या वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे 10 साल तक। 10 साल तक तुम्हें कोई वोटिंग राइट नहीं है, तुमने पंजीकरण करा लिया है, 10 साल तक तुम्हें कोई वोटिंग राइट नहीं है। अगर 10 साल तुम वहाँ रहते हो उसके बाद तुम्हें वोटिंग राइट, अगर ठंड लगे तो बंद कर देना इसे, ठंड लगे तो इसे बंद कर देना। भाई साहब हो गए क्या? तो 10 साल तक उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगी। लेकिन फिर आता है 25 मार्च 1971। 71 में क्या हुआ? बांग्लादेश आजाद हुआ था, याद है? कराया था पॉलिटी में कि मैंने 25 मार्च 1971 के बाद जो आए लोग हैं उन लोगों की पहचान की जाएगी। उन्हें अगर पहचान नहीं हुई तो उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। और इसमें एक रूल बना, NRC का रूल, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसके लिए 2 रूल बनाए गए। एक फॉरेन एक्ट बना 1946 का। फॉरेन एक्ट खुद को भारत का व्यक्ति साबित करने के मुद्दे के लिए बना। 1946 का जो एक्ट था फॉरेन एक्ट, खुद को कहाँ असम असम का व्यक्ति साबित करो तो असम में रह सकते हो, अदरवाइज नहीं। एक और था IMDD एक्ट 1983 का। IMDD एक्ट का मतलब क्या है? इलीगल माइग्रेंट डिटेक्शन ऑफ राइवल्स। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो अप्रवासी भारतीय हैं उनके लिए कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए जाए, कुछ समितियां बनाई जाए, कोई संगठन बनाया जाए और उस संगठन को जिम्मेदारी दी जाए कि इन लोगों की पहचान करे। गवर्नमेंट इनको जाके नहीं देती, हर गांव में, हर शहर में, हर स्टेज पर बंदे बिठाए गए, कोई किसी समिति के द्वारा, कोई किसी काम के लिए, कोई कैसे। गवर्नमेंट तो भाई सारी चीजें खुद से नहीं देखेगी, जो बिठा ले वो भी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन बाद में से 2005 में
निरस्त कर दिया गया। 83 में जो चालू हुआ था 2005 में से खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या था, 1951 में दूसरा एक्ट आया जिसे 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। वर्तमान में जो एनसीआर की प्रक्रिया है वो फॉरेंसिक एक्ट 1946 के अंतर्गत आती है। वो फॉरेंसिक या फॉरेन एक्ट 1940 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 14A में, सेक्शन 14A में, धारा 14A में कौन सी, नागरिकता अधिनियम की धारा 14A, इसमें क्या क्या बातें हुई उसमें हम देखिए। इसमें कहा गया कि नागरिकों का पंजीकरण अनिवार्य, पहले तो मैंने बता दिया था कि इसके लिए धारा 14A लाई गई, नागरिकता अधिनियम। लेकिन अब हम बात करेंगे धारा 14A-14 में क्या कहा गया कि लोगों का पंजीकरण अनिवार्य है और इसी में राष्ट्रीय पहचान पत्र की बात की गई। इसी के तहत काफी चीजें बदली गई। 2010 में पहली बार एनपीआर को, नेशनल पर्सन रजिस्ट्रेशन, इसको स्टार्ट किया गया, अपडेट किया गया। पहले हम उस पर काम होते थे लेकिन इन फ्यूचर काम ज़्यादा होने लगे। और एनपीआर में क्या चीज़ें कंपल्सरी थी, माता पिता नागरिक होने चाहिए, उनका जन्म स्थान भारत का होना चाहिए और मातृभाषा से संबंधित क्वेश्चन किए जाए। मातृभाषा से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 चल रहा था या नहीं चल रहा था, बताया था मैंने, समझ आ रहा है? अभी नहीं आ रहा, क्यों? फिर पूछा क्यों नहीं समझ में, क्या नहीं आ रहा वो बताओ मुझे। कुछ नहीं आ रहा। पूछने में क्या कोई टैक्स लग रहा था? कल की तरह समझाओ, एक चीज को समझा के फिर तुमसे पूछूं, बताओ। ऐसे कर दूंगी मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राकेश देखो भाई, मैं तो समझाती जा रही हूँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मुझे नहीं पता किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा। तुम दोबारा बोलोगे ये चीज नहीं समझ आई तभी तो मैं बताऊंगी। मैं क्या तुम्हारे लाइन को पढ़ रही हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा? नितिन समझ आ रहा था? तो नहीं, जो नहीं आ रहा है क्या उससे पूछने में कोई टैक्स चल रहा है तुम्हारा, कोई अलग से फीस लग रही है? राकेश बेटा, मैंने तुम्हें स्पेशली बोल रखा है कि पूछो जो समझ नहीं आ रहा है, बोल रखा है नहीं बोल रखा? क्या मैं बताती नहीं हूँ ये बताओ? क्या मैं बताती नहीं हूँ, तुम पूछते हो तो कुछ भी बताती हूँ ना। और नहीं भी पता होता है तो भी बोलती हूँ, मैं कल बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज पता भी हो, कई चीज़ ऐसी होती है कि हमें नहीं भी पता हो, क्योंकि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता है, हर बंदा किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ कमियां कितना भी पढ़ने के बावजूद रह जाती है ना। क्या तुमने 10th 12th पास की है, कोई भी क्वेश्चन अभी भी पूछो तो क्या सॉल्व कर सकते हो? नहीं ना, हमें फिर भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा। राकेश दोबारा से समझाऊं सारा, बताओ। नहीं आ रहा समझ, कोई सर की बात नहीं है, पढ़ने आए हो तुम, समझने आए हो, समझो, है ना। और कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो तुम चुप क्यों बैठे हो? बताओ मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं स्पेशली नाम लेके पूछूंगी कि राकेश तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या आ रहा है, तब तुम मुझे बताओगे लास्ट में कि मैंने समझ नहीं आ रहा है कुछ। ये तो तुम्हारी गलत बात है। स्टार्टिंग से दोबारा से करो, बताओ। चलो इससे आगे जो नहीं समझ आता है तो पूछना, ठीक है? जो भी कहीं क्वेश्चन आता है तुम्हारा पूछना हो, ठीक है? थोड़ा स्पीडली पढ़ा दिया, कल की तरह नहीं पढ़ाया मैंने, शायद इस वजह से प्रॉब्लम है। क्यों बेटा, ओसीआई, पीआईओ, एनआरआई ये तो कल पे मैंने कराए थे। राकेश तो इसमें कोई प्रॉब्लम थी? कौन सा असम अकॉर्ड समझ नहीं आया? अरे अभी पढ़ा नहीं इसको दिया।
क्या क्या प्रावधान रहे हैं, ये सारी चीजें ये याद करनी है। जहाँ याद करने का टाइम आता है वहाँ लोग अटक जाते हैं, है ना। हम करते हैं नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। 2019 में क्या क्या कहा गया, 2019 में क्या क्या बदलाव हुए, नागरिकता अधिनियम में क्या क्या बदलाव हुए, पहले क्या क्या था वो सब मैंने करवा दिए हैं। 1955 के क्या क्या थे और किस किस तरह से नागरिकता ले सकते हैं, किस तरह से रद्द कर सकते हैं, सारी चीजें मैं करवा चुकी हूँ। अब कोई नया अधिनियम बन रहा है भाई संशोधन करके, तो अधिनियम को क्या ऐसे की ऐसे पास कर देंगे, क्या ऐसे की ऐसे लेके भाई वही सब कुछ है कर दो पास, फिर क्या फायदा है बनाने का, वही ठीक है, क्यों पैसे लगाने, क्यों समितियां बनानी, क्यों पब्लिक को इकट्ठा करना। अगर हम इतना सब कर रहे हैं तो चेंजेस करने के लिए कर रहे हैं, ना कि आज तुम अभी देखने के टाइम जाओगे। तो उसमें 2019 में क्या क्या संशोधन हुए वो चीज देखेंगे। इसमें कहा गया भारत में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लोग आए हैं उनमें कुछ कैटेगरीज को सेलेक्ट किया। भारत में कहाँ से लोग आए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। क्यों आए, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों एक ही थे पहले, हमारे इंडिया के अंडर में ही आते थे, और बांग्लादेश भी। तो इनके लिए 2019 में नए रूल बनाए गए, जिसमें क्या कहा गया, 6 कैटेगरीज को डिवाइड किया, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई समुदाय के लोग, इन तीनों देशों से इन 6 कैटेगरी के लोग, हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, इसमें तो कोई है नहीं, तो सबको ही पता है। इनके लोग यदि 31 दिसंबर 2001 से भारत आए, पहले भारत में आए हुए थे, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 31 दिसंबर 2000 पहले से भारत में जो लोग आए थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, लेकिन समुदाय कौन से, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय, मुस्लिम समुदाय नहीं। फोकस कीजिए कि मुस्लिम समुदाय नहीं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि जो 2019 में संशोधन हुआ था उसमें ये समुदाय में से कौन सा समुदाय नहीं ऐड है। हमें 6 समुदाय याद है, लेकिन हम उन 6 समुदाय को छोड़ देते हैं, उन पर फोकस नहीं करते हैं। जो सिर्फ अकेले 1-2 समुदाय नहीं है उन पर फोकस करते हैं कि कौन सा समुदाय नहीं है, मुस्लिम समुदाय नहीं है। जैसे कि स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था कि संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है, इंग्लिश नहीं है, और वही ऑप्शन में थी। लेकिन भाई इंग्लिश तो सारी जगह बोली जाती है। जिस बच्चे को स्पेशली ये क्वेश्चन नहीं पता है वो नहीं कभी भी लिखेगा कि इंग्लिश नहीं है, वो इंग्लिश है। चाहे अदर लैंग्वेज में से वो अदर लैंग्वेज पढ़ ही नहीं रहा है तो अदर लैंग्वेज में से किसी को भी नहीं में डाल देगा, लेकिन वो बंदा इंग्लिश को कभी नहीं डालेगा। इसी तरह से हमें 6 समुदाय याद है, पर हमें ये याद नहीं कौन सा समुदाय नहीं था, मुस्लिम समुदाय नहीं था इसमें। तो स्पेशली ऑप्शन में वो आएगा और हम यहाँ अटक जाएंगे। तो हमें इंग्लिश में देखना क्या है कि हमें अटकना कहाँ है, जहाँ हम अटकेंगे उसे हम यही सॉल्व करें ना, जहाँ हम अटकेंगे उसे हम यही सॉल्व करें। हमारा मतलब क्या है कि हम यूपीएससी तक पहुँचेगी वो हमें अटकाए। हालांकि काफ़ी फिर भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वहाँ जाके हम लोग अटक भी जाते हैं, लेकिन इतना तो हम कर लें, आ जाए बाकी चीज़ें, हमारा पास होने लायक स्कोर तो हो जाए, उसके बाद आ जाए। भाई 50%, 52% पे प्रीमियम पास नहीं है। 100 क्वेश्चन में से क्या हमें 50 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे? 2-4 साल मेहनत करेंगे, क्या 50 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे? अगर हम ढंग से पढ़ रहे हैं, क्या क्वालिटी पढ़ाने में कोई कमी रहती है यूपीएससी के लिए? आप लोग बताओ। मेरी तरफ से
में, कोई मटेरियल लेने में, किसी भी चीज़ में कोई कमी रही है कि मैम आप ये चीज़ हमारे लिए नहीं लेके आ रहे हो, अभी आपको नहीं पता है सर, लेकिन कोई टीचर यहाँ है और उस टीचर के तुम भरोसे हो तो वो अपना बेस्ट देता है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चा मेरे सिवाय कहीं और नहीं जा रहा है मेरे सब्जेक्ट के लिए। अगर और हर टीचर को लगता है कि सबसे ज़्यादा स्कोर मेरे सब्जेक्ट में बच्चा करना चाहिए, हर टीचर को होता है। कोई भी टीचर यहाँ पढ़ा हो गया तो वो तुम्हें अपना बच्चा मानेगा और तुम्हारे लिए पूरी मेहनत करेगा, ठीक है। तो भाई कौन सा समुदाय नहीं है इसमें, मुस्लिम है। अब एक चीज देखिए, देशीकरण के लिए सीमा थी 11 साल, 14 सालों में से 11 साल भारत में रहना चाहिए, अब उसको कम करके 5 साल कर दिया है। 2019 में जो संशोधन हुआ है उसको 11 साल से कम करके 5 साल कर दिया है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हमारा इतना था संविधान में नागरिकता की प्राप्ति कैसे हो सकती है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मूल अधिकार, आज से नोट डाउन कर देते हैं और ये फिनिश हो जाता है, नोट डाउन कर लेते हैं, ये फिनिश हो जाता है। तो कल से हम क्या करेंगे,